नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत और अमेरिका के बीच के जो ये दशकों पुराने रिश्ते हैं, उनकी गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। और इसके लिए हम द प्रिंट में छपे एक लेख के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं, जो इस उतार चढ़ाव भरी कहानी के अहम पड़ाव दिखाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पेचीदा रिश्ता रहा है शुरू से ही। हाँ, तो आज का विषय है भारत अमेरिका संबंध, वो दशक जो अविश्वास और उम्मीद के बीच झूलते रहे। इसे समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अहम हिस्सा है। सही कहा। मतलब मेंस के लिए तो है ही, पर प्रीलिम्स के लिए भी इसमें कई अहम घटनाएं, संधियां हैं जो याद रखनी चाहिए। और आम लोगों के लिए भी ये जानना दिलचस्प है कि दुनिया की राजनीति कैसे काम करती है, कैसे रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। हमारे पास जो ये द प्रिंट वाले अंश हैं, वो करीब 1950 के दशक से शुरू होकर हाल तक की बात करते हैं। मतलब प्रमुख मुलाकातें, संधियां, तनाव, सहयोग, सब कुछ। हाँ, एक लंबा दौर है ये। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि भाई दो इतने बड़े लोकतंत्रों के बीच ये अविश्वास बार बार क्यों आया, और सहयोग के मौके कब और क्यों बने। हाँ, और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का आज के रिश्तों पर क्या असर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? 1950? हाँ, मेरे ख्याल से 1953-54 का दौर एक अच्छी शुरुआत है। अच्छा, तो लेख बताता है कि 1953 में पाकिस्तान के जनरल अयूब खान अमेरिका से सैन्य मदद मांग रहे थे। जी। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे जॉन फॉस्टर डलिस, जी। वो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को शक की निगाह से देखते थे। बल्कि उन्होंने तो उसे अनैतिक तक कह दिया था। हाँ, बिल्कुल। तो यहीं से एक तरह की खींचतान शुरू हो गई थी। और फिर 1954 में अमेरिका पाकिस्तान रक्षा संधि हो गई। ये एक बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी। आइजनहावर ने नेहरू को चिट्ठी भी लिखी, भरोसा दिलाया कि ये हथियार तो बस कम्युनिस्ट फैलाव रोकने के लिए हैं, भारत के खिलाफ यूज नहीं होंगे। लेकिन क्या नेहरू मान गए? नहीं। जैसा कि डेनिस कुक्स लिखते हैं, नेहरू इरादों से ज्यादा नतीजों को लेकर फिक्रमंद थे। उन्हें डर था कि हथियार आखिरकार भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। और वो डर बाद में सही भी साबित हुआ। बिल्कुल। और भारत में संधि पर जबरदस्त गुस्सा था। डैनियल मोनिहान ने लिखा भी है कि बंटवारे के सिर्फ 7 साल बाद पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी बात भारतीयों के लिए बहुत भावनात्मक थी। तो ये अविश्वास का पहला गहरा बीज था, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये भी दिलचस्प है कि लेख के मुताबिक आजादी से पहले भी कुछ भारतीय एलीट क्लास अमेरिका को थोड़ा शक से देखते थे, कोई भौतिकवाद का अड्डा वगैरह। हाँ, कुछ ऐसी बातें थी। हालांकि ये भी सच है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने भारत की आज़ादी का खुलकर समर्थन किया था। उससे थोड़ा नजरिया बदला भी था। फिर आज़ादी के बाद नेहरू ने तो कोशिश की होगी अच्छे रिश्ते बनाने की। वो तो खुद अमेरिकी लोकतंत्र के प्रशंसक थे। कोशिश तो की, लेकिन 2 बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो अमेरिका बहुत हद तक ब्रिटेन पर निर्भर था, ये सोचकर कि भाई ब्रिटेन भारत को बेहतर समझता है। अच्छा। और दूसरा, पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का बढ़ता हुआ रणनीतिक झुकाव। 1954 की संधि के बाद तो नेहरू का मोहभंग और बढ़ गया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा भी कि हमें अमेरिकियों के साथ बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना कम करना चाहिए, सिवाय खास ट्रेनिंग के। इसी माहौल में फिर सोवियत संघ करीब आया होगा। बिल्कुल। खासकर जब सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के पक्ष में वीटो किया। हाँ, वो मशहूर गाना भी है, सर पे लाल टोपी रूसी। वही, वो उसी दौर की भावना दिखाता है। अमेरिकी काउबॉय हैट वाली छवि उतनी लोकप्रिय नहीं थी उस वक्त। ये दिखाता है कि शुरुआती भू राजनीति ने कैसे भारत को सोवियत खेमे की तरफ थोड़ा धकेला। लेकिन रिश्ते हमेशा ऐसे तनाव में ही नहीं रहे। 50s के आखिर में कुछ नरमी भी आई, अमेरिका ने मदद भी दी। हाँ, बिल्कुल। 50 के दशक के अंत में अमेरिका ने भारत को काफी आर्थिक मदद दी। तर्क ये था कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करना साम्यवाद को रोकने के लिए जरूरी है। खासकर जब केरल में कम्युनिस्ट सरकार चुनकर आ गई थी। सही कहा। उस वक्त अमेरिका भारत का सबसे बड़ा डोनर बन गया था। हथियार, पैसा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट सब मिला। एशली टेलिस का भी जिक्र है कि वॉशिंगटन भारत को एक अहम मोर्चे की तरह देखता था। जी, भले ही भारत गुटनिरपेक्ष था, लेकिन इस मदद की भी अपनी सीमाएं थीं। और वो सीमा फिर से पाकिस्तान से तय होती थी। कैसे? जैसे सन 1960 में जब भारत के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने साइडवाइंडर मिसाइलें खरीदने की बात की, तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान ने पेशावर के पास अमेरिका को अपने खुफिया ऑपरेशनों के लिए बेच दे रखा था। तो फिर वही पैटर्न, पाकिस्तान फैक्टर। हाँ,
अमेरिकी जरूरतें भारत के साथ सहयोग पर भारी पड़ जाती थी। लेकिन फिर 1962 आया, चीन भारत युद्ध। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ा। उस वक्त अमेरिका ने भारत का खुलकर साथ दिया, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, सैन्य, हर तरह से। नेहरू ने भी गुटनिरपेक्षता को साइड में रखकर मदद मांगी थी। हाँ, नेहरू ने केनेडी को 2 सीक्रेट चिट्ठियां लिखीं। उनमें अमेरिकी फाइटर जेट, रडार, बॉम्बर, यहां तक कि अमेरिकी पायलट तक मांगे थे, जब तक कि भारतीय पायलट ट्रेन न हो जाएं। इतनी गंभीर स्थिति थी? बहुत। अमेरिकी राजदूत गालब्रेथ ने तो यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजने का सुझाव तक दे दिया था। यूएसएस एंटरप्राइज, ये नाम तो बाद में फिर आएगा। हाँ, बिल्कुल। खैर, इससे पहले कि अमेरिका पूरी तरह दखल देता, चीन ने एक तरफा सीज फायर कर दिया। लेकिन ये पल अहम है। ये दिखाता है कि जब कॉमन दुश्मन सामने हो तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। हाँ, ये यूपीएससी के लिहाज से भी जरूरी पॉइंट है कि बाहरी खतरे कैसे विदेश नीति बदलते हैं। बिल्कुल। पर विडंबना देखिए, यही यूएसएस एंटरप्राइज जो 62 में मदद के लिए सोचा जा रहा था, वही 71 में भारत पर दबाव बनाने के लिए भेजा गया। ये कैसे हो गया? हाँ, यही तो ट्रेजेडी है। 1962 वाला भाईचारा ज्यादा टिका नहीं। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने धड़ल्ले से अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। ये तो उन आश्वासनों का सीधा उल्लंघन था जो आइजनहावर ने दिए थे। बिल्कुल। और भारत के राजदूत B.K. नेहरू ने अमेरिकी विदेश मंत्री डीन रस को कड़े शब्दों में लिखा भी कि अगर ये आश्वासन झूठे हैं तो ये बहुत सीरियस बात है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर हथियार बैन लगा दिया। दोनों पर? इससे तो भारत और नाराज हुआ होगा। जाहिर है, भारत में ये सोच और पक्की हो गई, जैसा सलमान खुर्शीद कहते हैं, कि अमेरिका भारत का साथ सिर्फ चीन के खिलाफ देता है, पाकिस्तान के मामले में नहीं। मतलब जब पाकिस्तान हमला करे तो अमेरिका पीड़ित और हमलावर दोनों को एक जैसा मानता है। हाँ, यही संदेश गया। ये भारत के लिए एक बड़ा सबक था। और मुश्किलें कम नहीं हुई। 60s के मध्य में सूखा भी पड़ा था। हाँ, भयंकर सूखा। लगातार 2 साल मानसून फेल, अकाल का खतरा। भारत को अमेरिका से PL 480 प्रोग्राम के तहत गेहूं मांगना पड़ा। और इंदिरा गांधी जब 1966 में अमेरिका गईं तो किसी अखबार ने लिखा था, नई भारतीय नेता भीख मांगने आई। जी, बहुत अपमानजनक था। और राष्ट्रपति लिंडन B. जॉनसन ने मदद देने के लिए कड़ी शर्तें रखी। क्या शर्तें थीं? कि भारत को हरित क्रांति अपनानी होगी, जिसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए फर्टिलाइजर मार्केट खोलना शामिल था और व्यापार में उदारीकरण करना होगा। इसे शिप टू माउथ पॉलिसी कहा गया था शायद। हाँ, मतलब मदद किश्तों में मिलती थी ताकि भारत पर दबाव बना रहे। इंदिरा गांधी बहुत नाराज हुई। उनके प्रेस सलाहकार ने बाद में बताया कि फोन पर जॉनसन से तो वो विनम्र रहीं, पर फोन रखकर गुस्से में बोली, मैं नहीं चाहती कि हमें फिर कभी खाने के लिए भीख मांगनी पड़े। और कृषि मंत्री C. सुब्रमण्यम ने कहा था, अमेरिका देता हमेशा है, पर उदारता से नहीं। बिल्कुल सटीक बात। इस अनुभव ने आत्मनिर्भरता, खासकर खाने के मामले में, को भारत की टॉप प्रायोरिटी बना दिया और अमेरिका के प्रति कड़वाहट बढ़ी। फिर 1969 में निक्सन और किसिंजर आए। इनके आने से क्या बदला? तनाव और बढ़ गया। निक्सन को पर्सनली भारतीयों से, खासकर इंदिरा गांधी से, एक तरह की चिढ़ थी। उन्हें भारत के नैतिक दावे पसंद नहीं थे। और ये 1971 के संकट में खुलकर सामने आया। हाँ, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शुरू हुआ, पूर्वी पाकिस्तान में भयानक अत्याचार हो रहे थे, तब भी निक्सन और किसिंजर ने जनरल याह्या खान का ही साथ दिया, अपनी ही जनता और डिप्लोमेट्स की राय के खिलाफ जाकर। निक्सन ने किसिंजर से कहा था, याह्या पर दबाव मत डालो। जी। और पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मिलते रहे। और इसी में वो चीन वाला एंगल भी जुड़ गया। हाँ, वो एक बड़ा गेम था। निक्सन किसिंजर चीन से रिश्ते बनाना चाहते थे, सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए। इसके लिए किसिंजर को सीक्रेटली बीजिंग जाना था और रास्ता चुना इस्लामाबाद से। हाँ, जुलाई 71 में दिल्ली आने के ठीक बाद किसिंजर बीमार पड़ने का बहाना बनाकर इस्लामाबाद में रुके और वहां से चुपके से बीजिंग चले गए। भारत को पता ही नहीं चला। जब घोषणा हुई तब पता चला। भारतीय हैरान रह गए। अमेरिका न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दे रहा था, बल्कि भारत को अंधेरे में रखकर चीन से डील करने के लिए दिल्ली को यूज कर रहा था। किसिंजर ने तो भारत को चेतावनी भी दी थी कि अगर चीन युद्ध में कूदा तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। हाँ, जाहिर है भारत ने महसूस किया कि उसे धोखा मिला है। फिर भारत ने क्या किया? भारत ने फौरन अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 साल की मैत्री संधि कर ली। ये एक बड़ा रणनीतिक कदम था। किसिंजर ने इसे बारूद में माचिस फेंकना कहा था। जी, लेकिन ये अमेरिकी पॉलिसी का सीधा रिएक्शन था।
फिर नवंबर 71 में इंदिरा गांधी वॉशिंगटन गई। वो यात्रा पूरी तरह फेल रही। निक्सन ने इंतजार भी करवाया था उन्हें। हाँ, 45 मिनट तक, और बातचीत भी बेनतीजा रही। भारत को सैन्य बिक्री रोक दी गई, आर्थिक मदद बंद कर दी गई, रिश्ते एकदम निचले स्तर पर थे। और फिर आया वो पल जिसने भारतीय मानस पर सबसे गहरी छाप छोड़ी, यूएसएस एंटरप्राइज। हाँ, दिसंबर 1971, युद्ध शुरू हो चुका था। भारतीय सेना ढाका की तरफ बढ़ रही थी। निक्सन ने यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। वही एंटरप्राइज जो 62 में मदद के लिए सोचा गया था। बिल्कुल। किसिंजर के मुताबिक मकसद था पाकिस्तान को बचाना और भारत को डराना। भारत ने युद्ध जीता, बांग्लादेश बना, लेकिन एंटरप्राइज का भेजा जाना भारतीय कभी नहीं भूले। ये अमेरिकी धौंस और डबल स्टैंडर्ड्स का प्रतीक बन गया। दशकों तक पवन वर्मा इसे सभी भारतीयों के लिए एक जख्म कहते हैं। एक बड़ी ताकत द्वारा एक उभरते देश को उसकी जगह दिखाने की कोशिश। यूपीएससी वालों के लिए 1971 का ये पूरा एपिसोड भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद यानी रियलिज्म के उभार और अमेरिका के प्रति गहरे शक की जड़ें समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो 1971 के बाद तो रिश्ते काफी ठंडे रहे होंगे। नरमी कब आनी शुरू हुई? धीरे धीरे 3 बड़े कारण थे। एक तो शीत युद्ध का खत्म होना, दूसरा 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण, और तीसरा अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा का बढ़ता प्रभाव। हाँ, राजीव गांधी के टाइम पे भी कुछ सुधार देखा था। वो युवा थे, टेक सेवी थे और शायद उतने उपदेशात्मक नहीं थे जितने पहले के नेता माने जाते थे। 1991 के बाद क्या खास बदला? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब सोवियत फैक्टर खत्म हो गया था। पहली बार दोनों देश सीधे अपने बायलैटरल हितों के आधार पर रिश्ते बना सकते थे, बिना किसी तीसरे के दबाव के। और भारत का खुलता बाजार भी अमेरिका के लिए आकर्षक बना। बहुत ज्यादा। व्यापार, निवेश बढ़ा, कल्चरल एक्सचेंज भी तेज हुआ। फिल्में, लिटरेचर, खाना, घूमना, बहुत कुछ अमेरिकन भारतीयों को लुभाने लगा। लेकिन फिर 1998 आ गया, भारत के परमाणु परीक्षण। हाँ, पोखरण 2। अमेरिका ने फिर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। एक बार फिर पुरानी कड़वी यादें ताजा हुई। पर ये रुकावट पिछली बार जितनी लंबी नहीं चली। का बड़ा फैसला किया। उनकी सोच क्या थी इसके पीछे? उनकी सोच ये थी कि भारत अमेरिका रिश्तों में 3 बड़ी रुकावटें थीं। हिस्टोरिकली, सोवियत संघ से भारत की नज़दीकी, भारत का आर्थिक पिछड़ापन और भारत की परमाणु स्थिति। पहले 2 तो 91 के बाद काफी हद तक खत्म हो गए थे। तो उन्होंने तीसरे वाले को भी सुलझाने का सोचा। हाँ, उन्होंने सोचा कि भारत की परमाणु स्थिति को रुकावट की बजाय सहयोग का आधार बनाया जाए। और इसी का नतीजा थी 2005 में कोंडोलीजा राइस की भारत यात्रा। बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट था। राइस ने साफ संकेत दिया कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करने को तैयार है। भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति माना। ये भारत के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। बहुत बड़ी। और फिर 2008 में वो ऐतिहासिक 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ। हाँ, वो एक मील का पत्थर था, एक वाटरशेड मोमेंट। उसने न सिर्फ भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड में वापस लाया, बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों का पूरा समीकरण बदल दिया। सलमान खुर्शीद के अनुसार इसने आम भारतीयों की सोच बदली। हाँ, खासकर जो उभरता हुआ मिडिल क्लास था, अमेरिका के प्रति जबरदस्त हमदर्दी और समर्थन पैदा हुआ, जो शायद पहले कभी नहीं था। इसने पुरानी सोवियत समर्थक आवाजों को भी कमजोर कर दिया। ये दिखाता है कि गहरे मतभेद भुलाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, अगर साझा रणनीतिक हित हों। तो इस पूरी यात्रा को देखें, गहरे अविश्वास के दौर, फिर सहयोग के बड़े पल। आज हम कहाँ हैं? क्या आजकल की जो तनाव है, जैसे कभी ट्रेड टैरिफ पर या पाकिस्तान के साथ अमेरिकी रिश्तों पर, वो बस टेम्पररी है, या फिर ये उसी पुराने गहरे शक की गूंज है? हाँ, देखिए, इस पर अलग अलग राय है। पवन वर्मा जैसे लोग मानते हैं कि ये क्षणिक हैं, रिश्ते मूल रूप से मजबूत हैं। लेकिन लेख में एक और रणनीतिकार का जिक्र है जिनका नाम नहीं दिया गया। जोर पड़ने के बाद भी भारतीय एलीट में अमेरिका को लेकर एक तरह की लव हेट रिलेशनशिप और एक हीन भावना बनी हुई है। ये चिड़चिड़ा राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक हीन भावना, ये क्या है? उस रणनीतिकार के मुताबिक चिड़चिड़ा राष्ट्रवाद मतलब बाहरी ताकतों, खासकर अमेरिका के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, छोटी बातों पर भी रिएक्ट करना। अच्छा। और औपनिवेशिक सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स मतलब अमेरिका से मान्यता और बराबरी का दर्जा पाने की बहुत इच्छा, पर साथ में ये शक भी कि अमेरिका कभी भारत को बराबर मानेगा ही नहीं। उनका तर्क है कि ये मानसिकता प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी में रुकावट डाल सकती है। जी, वो ये सवाल भी उठाते हैं कि भाई भारत अमेरिका ने कभी जंग नहीं लड़ी, किसी अमेरिकी ने किसी भारतीय को नहीं मारा, फिर ये गहरा शक आता कहां से है? क्या ये सिर्फ घटनाओं का नतीजा है या कुछ और है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये रिश्ता विश्वास और अविश्वास के झूले पर ही झूलता रहा है और पाकिस्तान लगभग हमेशा इस कहानी का एक अहम और अक्सर भावनात्मक किरदार रहा है। एकदम सही। और इसके साथ साथ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जैसे कोल्ड वॉर और दोनों देशों की अपनी अंदरूनी राजनीति, नेताओं का स्टाइल, इन सब ने भी रिश्तों को मोड़ा है। 1962 का सपोर्ट और 2008 का 123 एग्रीमेंट सहयोग के हाई पॉइंट्स हैं। तो वहीं 1954 की संधि, 65 का हथियार बैन और खासकर 71 का एंटरप्राइज वाला किस्सा वो गहरे अविश्वास और कड़वाहट के निशान छोड़ गए। और जैसा हमने बात की, ये शक शायद सिर्फ घटनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार शायद एक साइकोलॉजिकल लेवल पर भी है। हाँ, ये मुमकिन है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इससे आप आज की घटनाओं को, भारत की विदेश नीति के एवोल्यूशन को सही परिप्रेक्ष्य में रख पाते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक बैलेंस्ड और न्यूआंस्ड व्यू बनाने में मदद मिलती है, जो मेंस के लिए तो खास जरूरी है। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, हाँ, कि आज की दुनिया जो आर्थिक रूप से इतनी जुड़ी हुई है, जहां चीन जैसी नई चुनौतियां हैं, क्या ये बढ़ते हुए रणनीतिक और आर्थिक हित उस पुराने ऐतिहासिक शक और कथित चिड़चिड़े राष्ट्रवाद या हीन भावना पर आखिरकार हावी हो जाएंगे, या फिर बदलती जियोपॉलिटिक्स और वो शायद अंदरूनी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इस अविश्वास को किसी न किसी रूप में जिंदा रखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करें, खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखते हैं। ये ऐतिहासिक समझ आगे के विश्लेषण के लिए एक मजबूत नींव देती है। जी। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए द डीप डाइव को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में। धन्यवाद। धन्यवाद।